हेलो बच्चों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है आपदा प्रबंधन, जिसका पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा, एक परिचय, जिसका लघु और दीर्घ प्रश्न जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हमें जानना चाहिए उसे चलिए आगे जानते हैं। तो पहला सवाल है, आपदा से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि जानते हैं कि आपदा से हम यह समझते हैं कि यह वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना है जिसके अचानक घटित होने से बहुत बड़ी संख्या में मानव, जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है, वही हमारा आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, अगर बाढ़ अचानक आती है, बारिश के कारण आती है, नदी में ज़्यादा पानी बढ़ जाती है उसके कारण आती है, तो वो हमारा प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद हमला, ये सारी आपदाएं आपदा कहलाती है। दूसरा सवाल है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं अथवा आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। 2 सवाल रहेगा आपके एग्जाम में, चाहे वो आपदा कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ ले या आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें ये पूछ ले, तो उनका जवाब एक ही होने वाला है। तो हम आंसर में लिखेंगे या उत्तर जिसे बोल सकते हैं, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होती है कि ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण आती है, जिसे हम बोल सकते हैं प्राकृतिक कारणों के कारण आती है, तथा ऐसी आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक आंधी तूफान आ गई, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं आप कुछ कर सकते हैं। तो यह ऐसी घटना होती है जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें अगर जैसे की बात करें, जैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़ हो गई, भूकंप हो गई, सुनामी हो गई, सूखा हो गई, भूस्खलन हो गई, चक्रवात आ गई, ये सारी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। दूसरा क्या है, मानव निर्मित आपदा। यह वैसी आपदाएं होती है जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होती है। जैसे आतंकवादी हमला, ये तो मनुष्य हम आप जैसे लोग कर सकते हैं, कोई इंसान ही कर सकता है आतंकवादी हमला, तो एक इंसान है तो वो मानव है। जैसे दंगा भी मानव ही करते हैं, मनुष्य ही करते हैं। आगजनी, महामारी, दुर्घटना में जैसे रेल दुर्घटना हो गई, वायु दुर्घटना हो गई, प्रदूषण इत्यादि। प्रदूषण हम लोग ही फैलाते तो वो मानव जनित आपदा हो गई। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, अथवा आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, अथवा आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। सवाल सबसे पहले समझना होगा कि आपदा प्रबंधन जो होती है वो क्यों आवश्यक है। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। कोई भी आपदा जैसे आ गई अचानक, तो उसका प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, या पहले या बाद में तो उसको चले जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि आपदा एक ऐसी घटना है जो कभी भी हमें बताकर नहीं आती है। सही बात है, अगर अचानक आंधी तूफान आनी हो तो हवा चलने लगती है, बारिश आ जाती है, चक्रवात होने लगती है, सुनामी आ जाती है, तो ये सब ऐसी आपदा होती है जो हमें बता के नहीं आती है, जो यह अचानक से आती है और जान माल की भारी क्षति कर जाती है। मानव, जीव जंतु का जीवन संकट में पड़ा रहता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग के गांव में अगर बाढ़ पानी आती है तो क्या होता है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, जीव जंतु का खाना पीना नहीं हो पाता है, जिससे सारा काम जो है व्यस्त ध्वस्त हो जाता है। प्राकृतिक एवं मानवीय विकास के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमारे यहाँ अभी डीपीएल कंपनी जैसे रोड बना रही है, बाहर पानी आ गया तो क्या हो गया, मानवीय विकास के कार्य में बाधा तो हो गई ना। तो इसलिए जो है ना, आपदा प्रबंधन, यहाँ आपदा होगी, यहाँ आपदा
आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। अतः प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का मूल उद्देश्य है कि आपको अपने आसपास घटित होने वाले किसी भी संभावित खतरे की पूर्व जानकारी हो और अधिक से अधिक जानमाल की क्षति को बचाया जा सके। इसलिए जो है हम लोगों को आप प्रबंधन की आवश्यकता होनी चाहिए कि अगर बाढ़ पानी आ गई या बाढ़ पानी आने वाली है तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर बारिश का मौसम अगर आ गया तो बारिश के मौसम से पहले हम लोगों को क्या क्या कर लेनी चाहिए जो बारिश में हमें दिक्कत नहीं हो। तो वही हमारा आपदा प्रबंधन होती है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न चलते हैं कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा बोलिए या मानव जनित आपदा बोलिए, इसमें क्या है, अंतर बताना है और उदाहरण भी देना है कि मानव निर्मित आपदा क्या होती है और प्राकृतिक आपदा क्या होती है। तो आपदा तो समझ ही गए हैं। तो प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा में इस प्रकार अंतर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर इस प्रकार है। तो प्राकृतिक आपदा लिखना है, डैश देना है, इसके बाद आंसर उत्तर देना है कि ऐसी आपदा जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आती है, प्राकृतिक हलचल, प्रकृति में जो भी हलचल होती है उसके फलस्वरूप आती है तथा ऐसी आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इन आपदाओं की जननी प्रकृति होती है। जननी मतलब माँ समझ सकते हैं, माँ होती है कि आपदाओं प्रकृति मतलब प्रकृति से आती है तो वो हमारी जननी होती है, परंतु मनुष्य द्वारा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ से भी यह घटती है। जैसे इसमें आ जाएगी भूकंप आ जाएगी, भूस्खलन आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी इत्यादि। ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं के उदाहरण है। ये हमारी प्राकृतिक आपदाएं की परिभाषा हुई। अब दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मानव निर्मित आपदाएं या मानव जनित आपदाएं वैसी आपदाएं जो मानव निर्मित साधनों या मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होती है। मानव के गलतियों के कारण जो घटित होती है, जो मनुष्य हम लोग जो गलती करते हैं उसके कारण से जो आपदा आती है वो हमारा मानव जनित आपदाएं कहलाती है। जैसे में आगजनी हो जाती है तो हम लोग के कुछ गलतियों के कारण ही आग लग जाती है। दुर्घटनाएं, जैसे हम बताएं ऊपर कि दुर्घटनाएं क्या क्या हो सकती है। जैसे सड़क दुर्घटना हो सकती है, अचानक कोई गाड़ी आ गई या गाड़ी कोई स्पीड में जा रही है, अचानक कोई रास्ते में आ गई तो वो सड़क दुर्घटना हो सकती है। रेल, आजकल पता नहीं हमारे देश में क्या हो गया है कि आजकल रेल की घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। और वायु, आकाश में भी घटना घटित हो सकती है। औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे औद्योगिक मतलब उद्योग में अचानक किसी गैस का सिलेंडर का फट जाना, गैस रिसाव हो जाना, औद्योगिक दुर्घटनाएं हो गई। आतंकवादी हमले, भगदड़ मतलब दंगा, प्रदूषण, जो हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण, कोई प्रदूषण, उससे हम बीमारी होगी। और नदी प्रदूषण जैसे उदाहरण शामिल है। ये हमारे मानव निर्मित आपदाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। कि आप प्राकृतिक प्रबंधन जो हमारी आवश्यकता के लिए आवश्यक है वो क्या क्या है वो जानना है। तो इसका आंसर या उत्तर आप देखिए कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। सही बात है, आपदा कोई भी हो, कोई भी घटना हो, उसका तो प्रबंधन जरूरी ही है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कोई कार्य हो रही है, अचानक बारिश आ गई, सुनामी आ गई या चक्रवात आ गई तो वो कार्य अगर हो रही है तो वो रुक जाती है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपदा प्रबंधन की संकल्पना से तात्पर्य है कि आपदा से लोगों को, समाज को बचाया जा सके ताकि अधिक से अधिक जानमाल की क्षति नहीं हो सके। आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
ताकि कोई भी आपदा आए तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि जीव जंतु हो, मानव हो, उसकी क्षति ना हो। यदि हो ही जाती है, यदि हो तो कम होना चाहिए। इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को प्रबंधन के बारे में जानना चाहिए। साथ ही सामाजिक सुविधा के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों में कोई अवरुद्ध उत्पन्न ना हो, यही कारण है कि प्रबंधन की आवश्यकता तथा अनिवार्यता निश्चित करना जरूरी है। अगला प्रश्न चलते हैं। ये तो प्रश्न आप लोग सभी जान रहे हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई शोक नदी? हर साल अत्यधिक वर्षा के कारण यह बाढ़ लाती है, जो बिहार के लोगों की कृषि और आजीविका को नष्ट कर देती है। साथ में उपजाऊ कृषि भूमि हर साल इस नदी से प्रभावित होती है। साल 2008 में कोसी नदी के तटबंध टूटने से बाढ़ आई थी। यह भारत के इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ों में से एक थी। इस बाढ़ से बिहार के उत्तरी हिस्से में 2.3 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे और काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी, जिससे लोग जो है बहुत ही शोक में चले गए थे। उस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे लोग सब। इसी कारण से जो है बिहार को इसलिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी के कारण ही बाढ़ आई थी, जिसे हम लोग शोक नदी कहते हैं। अब जानते हैं क्या? अब देखिए कुछ रोचक बातें। कोसी नदी का पुराना नाम कोसकी था। इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी किसे कहते हैं? देखे होंगे कभी कभी जो है केरल के तट पर या कभी मूवी में देखे होंगे कि समुद्र किनारे बहुत ज़्यादा लहर आने लगती है। गुजरात हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ पे समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, वहाँ देखे होंगे, सुने होंगे कि चक्रवात आ गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि सुनामी किसे कहते हैं? समझना है कि जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के ओर जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। ये जो सुनामी आती है तो समुद्र में उत्पन्न तरंग जो होती है, समुद्र के नीचे जो तरंग उत्पन्न होती है, भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, तो उससे क्या होता है कि पानी जो है ज़्यादा लहर देने लगती है और वो जो है तट के किनारे आके टकराती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में तबाही हो जाती है। पानी से हर क्षेत्र में पानी फैल जाता है। इसे ही हम सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ पानी। अभी तो बिहार में अधिकतर जिलों में बाढ़ पानी की समस्या है, ज़्यादा अत्यधिक बारिश भी हो रही है। तो बाढ़ तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा देना है, उत्तर लिखना है एग्जाम में, तो कैसे लिखना है? तो जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहा जाता है। देखे होंगे कि अगर किसी नदी तालाब में पानी कम है, अगर अत्यधिक बारिश हो तो नदी जो है भरने लगता है और अपने तल से ऊपर पानी आने लगता है। वही परिस्थिति जो है बाढ़ कहलाती है। अगला प्रश्न है, सुखाड़ किसे कहते हैं? सुखाड़ देखे होंगे कहीं कहीं बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सुखाड़ की परिभाषा, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। तो सुखाड़ की स्थिति जब आ जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होती है? किसानों को दिक्कत होती है। खेती फसल बर्बाद होने लगती है सुखाड़ के कारण। अगला प्रश्न है, भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप कभी कभी देखे होंगे
क्या घर में रहते हैं, अचानक कंपन आ जाती है, ये घर का दरवाज़ा पंखा सब हिलने लगता है, तो कभी कभी भूकंप आती है अपने क्षेत्र में। तो भूकंप का परिभाषा क्या हो गई? पृथ्वी के अंदर जब भी कोई कंपन या हलचल होती है, हिलना डुलना, तो वही भूकंप कहलाता है। इसका मापन रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में सुनामी से बर्बादी कब और कहाँ हुई थी। भारत में सुनामी तो बहुत बार आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कब और कहाँ पे आई थी वो पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि भारत में सुनामी कब आई थी, बर्बादी कब आई थी सबसे ज़्यादा, तो 2002 में। कहाँ पे आई थी? तो भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। इसे आप लोग एक बार 2 बार अपने कॉपी में ज़रूर लिखें और इसे 2-3 बार पढ़ें या वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आएगी। और बस समझना है।